जब भी कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसके इस वृत्ताकार गति की वजह से, क्योंकि ये भी उसकी एक गति है, ये भी उसका एक मोशन है, और चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है, करंट से मैग्नेटिज्म बनता है, और वृत्ताकार गति करने की वजह से उससे जो मैग्नेटिज्म बनता है उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर हमको मिली। अब इसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन में ये जितना भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमको मिला उस पे, हमने एक्चुअली जब चेक किया इलेक्ट्रॉन को तो उसके पास इसके अलावा भी थोड़ा सा और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन के पास ये जो हमने डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करा है अभी, जिसकी इतनी वैल्यू आई है, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऐसा वृत्ताकार मार्ग में घूमने की वजह से उसमें उत्पन्न होता है, ये तो उसमें था, इतना तो हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिला, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिला इतना हमको। लेकिन हम देखते क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, उसके पास टोटल अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखें तो वो इससे भी ज्यादा मिलता है हमको। अब ये तो बड़ा अजीब था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसकी वजह से डायपोल मोमेंट बनाता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो डायपोल मोमेंट है जो इससे ज्यादा है, जितना भी इससे ज्यादा है एक्स्ट्रा है, वो वाला आप क्यों मिल रहा है इस पे? वो कौन सी गति की वजह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसका बना होगा? अब इस पॉइंट ने हमको थोड़ा सा परेशान किया, साइंटिस्ट को थोड़ा सा परेशान किया, इसके अलावा डायपोल मोमेंट क्यों मिलता है? तो उस वक्त जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने ये सोचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था उसकी कंपैरिजन हम सीधे अर्थ के मोशन से किया करते थे। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता था, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती थी, उसकी कंपेयर, उसकी जो तुलना हम करते थे वो सीधे पृथ्वी की गति से किया करते थे। कैसे पृथ्वी की गति से किया करते थे? जैसे पृथ्वी सन है और पृथ्वी उसके चारों तरफ ऐसा अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, और पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। एक गति की वजह से तो वो ऐसा चारों तरफ चक्कर लगाती है सन के, और एक मोशन वो और करती है, स्पिन भी करती चली जाती है, ऐसा अपनी अक्ष के परितः घूमती भी है। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का जो मोशन की तुलना करा करते थे वो हमेशा अर्थ के मोशन से तुलना करा करते थे। अब अर्थ के मोशन में हम क्या देख रहे हैं कि वो दो प्रकार की गतियां करती है, एक सूर्य के चारों ओर ऐसा वृत्ताकार मार्ग में चलना, और एक अब चलते चलते वृत्ताकार मार्ग में चलने के साथ साथ ही अपनी धुरी पर ऐसा घूमना, जिसे हम बोलते हैं स्पिन करना, चक्रण उसका कहते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही सोचा। उस समय जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यही सोचा कि जरूर इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता होगा, दो प्रकार के मोशन होते होंगे, एक तो नाभिक के चारों ओर ऐसा वृत्ताकार मार्ग वाला मोशन, और दूसरा अपनी धुरी पर ऐसा चक्कर लगाने वाला मोशन जिसको हम बोलते हैं स्पिन करना, वो अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाता होगा। उस समय वैज्ञानिक लोगों ने ये बताया कि जरूर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जब घूमता है तो वो दो प्रकार की गतियां करता है। एक प्रकार की गति वो करता है वृत्ताकार गति, और दूसरे प्रकार की गति वो करता है स्पिन वाला मोशन करता है, चक्रण वाली गति करता है। तो वृत्ताकार गति की वजह से उसके पास जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आता है वो इतना आता है, और चक्रण वाला जो मोशन है, ऐसा स्पिन करने वाला जो मोशन है, उसकी वजह से भी, क्योंकि ये भी एक गति है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट उसके पास होता है। गति तो वो भी है ना, तो उसकी वजह से भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसके पास होता है। और जो इसके अलावा एक्स्ट्रा डायपोल मूवमेंट आपको मिलता है वो उस चक्रण की वजह से ही मिलता है। ये उस वक्त वैज्ञानिकों ने बताया। लेकिन जब ये बात सामने आई कि इलेक्ट्रॉन के पास इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के अलावा भी हमको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो मिलता है वो चक्रण की वजह से मिलता है, तो प्रॉब्लम ये आ गई
कि जो दूसरे लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन खड़े करने स्टार्ट कर दिए। कैसे ऑब्जेक्शंस इसमें आने लगे? ऑब्जेक्शन ऐसे आने लगे कि क्या इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है। बात यहां पर आके अटकी कि क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा स्पिन करता है, ऐसा अपनी धुरी में चारों तरफ चक्कर लगाता है, यहां पर आई बात। अब ऐसा क्वेश्चन क्यों उमड़ा? तो बड़ी सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज घूर्णन गति जब करती है और आपको हम दिखाएंगे कि देखो ये घूर्णन गति करती है कि नहीं करती है, तो घूर्णन गति को देखने के लिए जैसे मैं ये एक चीज लेता हूं, अब इसको ही मैं जब ऐसे घुमा रहा हूं, अगर घूर्णन गति करवाता हूं, तो ये रोटेशनल मोशन करता है, स्पिन कर रहा है, चक्रण करता है, ये आप कैसे पहचान पाते हो? इसका हमारा एक तरीका है, हमारा देखने का एक तरीका है, आपका भी वही तरीका है देखने का। क्या? इसमें हम हमेशा 2 पॉइंट्स ऐसा देखते हैं। हम हमेशा इसमें कितने पॉइंट्स देखते हैं? 2। अब जब हम इसको ऐसा चक्रण करवाते हैं तो आप वो दोनों पॉइंट देखते हो, और आपको वो दोनों पॉइंट कैसे दिखते हैं? देखो, आपको वो दोनों पॉइंट्स में एक पॉइंट अगर ये स्टेबल है तो एक पॉइंट ऐसा वो चारों तरफ उसके घूमता नजर आता है, तो एक पॉइंट रुका हुआ है, एक पॉइंट इस पॉइंट के चारों तरफ ऐसा घूमता नजर आता है। आप समझ जाते हो कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट चक्रण कर रहा है। लेकिन अगर मैं केवल एक ही पॉइंट आपको दिखाऊंगा, एक ही पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा चक्रण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप कभी समझ नहीं सकते। तो आप हमेशा याद रख लें, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पिनिंग, उसका अपनी अक्ष के परितः घूमना, उसका चक्रण देखने के लिए हमें हमेशा कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है? 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। कुछ समझ में आई बात? आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पिन करना एक पॉइंट को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते। कोई ऑब्जेक्ट ऐसा स्पिन करता है, इसके लिए आप हमेशा 2 पॉइंट से ही देखते हो। उनमें से एक पॉइंट के चारों तरफ जब ये दूसरा पॉइंट ऐसा रोटेट होता है तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा चक्रण कर रहा है। लेकिन अगर हम एक ही पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, एक ही पॉइंट जब हम आपको दिखाते हैं तो आप समझ नहीं पाओगे कि वो स्पिन करता है कि नहीं करता है। अब इलेक्ट्रॉन की जब बात आई कि क्या इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, तो यहां पर यही वाला क्वेश्चन आकर फंसा। क्या क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉन को आपने शुरू से कैसा माना है? पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रॉन को शुरू से आपने कैसा माना हुआ है? पॉइंट चार्ज। मतलब वो एक सिंगल पॉइंट है, वो एक सिंगल पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है। इसके लिए कितने पार्टिकल चाहिए आपको? 2 के बगैर तो आप चक्रण नहीं पहचान सकते। जबकि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पॉइंट है वो, तो आप कैसे पहचान गए कि इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है? ये बात आकर के इसने बहुत परेशान किया वैज्ञानिकों को। कुछ बात समझ में आ रही मेरी, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको? फिर से एक बार सुनिए। आपने अभी कैलकुलेशन किया कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसके पास इतना डायपोल मोमेंट होता है चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से। लेकिन हमने जब देखा तो इलेक्ट्रॉन के पास हमको इससे ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिला। ये तो मिला, इससे एक्स्ट्रा भी कुछ वैल्यू मिली। अब जब एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू मिली तो वैज्ञानिकों का सोचना क्या रहा कि अर्थ की तरह जरूर इलेक्ट्रॉन भी क्या करता होगा? अर्थ की तरह जरूर इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता होगा। अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो इस वाली गति की वजह से इतना डायपोल मोमेंट मिलता है, और स्पिन की वजह से भी उसमें एक्स्ट्रा डायपोल मोमेंट जुड़ जाता है आकर के। अब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है बता तो दिया गया, लेकिन उसमें भी ऑब्जेक्शन उठने लगे कि इलेक्ट्रॉन तो एक सिंगल पार्टिकल है, और स्पिन को पहचानने के लिए आपको हमेशा 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रॉन तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज है। तो फिर आप इलेक्ट्रॉन जब एक सिंगल पॉइंट चार्ज है उसमें दूसरा पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो आप कैसे पहचान गए कि इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है? तो जो बात वैज्ञानिकों ने बोली कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता होगा, और उस स्पिन वाले मोशन की वजह से उसके पास वो एक्स्ट्रा डायपोल मोमेंट है।
लेकिन वो बात तो यहां पर फेल होते नजर आ गई कि इलेक्ट्रॉन सिंगल पार्टिकल है और वो स्पिन तो कर नहीं सकता। ये प्रॉब्लम आ गई। तो वैज्ञानिकों ने ये बोला कि ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल है और वो स्पिन नहीं कर सकता, तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि हां ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बात तो सही थी कि एक सिंगल पार्टिकल का स्पिन करना हम कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, कभी हम प्रूव ही नहीं कर सकते कि वो स्पिन करता भी होगा। अब जब हम प्रूव नहीं कर सकते तो अपनी बात को कैसे समझाएंगे किसी को? तो वैज्ञानिकों ने भी ये कहना बंद कर दिया कि हां भाई, इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। फिर ये एक्स्ट्रा, अब फिर प्रॉब्लम वही आ गई ना, तो फिर ये एक्स्ट्रा डायपोल मोमेंट क्यों मिला? फिर वही प्रॉब्लम आ गई, अगर स्पिन नहीं करता तो फिर एक्स्ट्रा डायपोल मोमेंट क्यों है उस पे? तो वैज्ञानिक लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं करता, लेकिन ये जो डायपोल मोमेंट एक्स्ट्रा वाला आपको मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन का निजी गुण है उसका। ये गुण, इतना डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन के पास खुद होता ही है। क्यों? अब वो ऐसा क्यों बोलने लगे? फिर से सुनिए, क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, तो उसको आपको दुनिया के सामने क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा, और प्रूफ हम कर नहीं सकते। तो हम जानते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा डायपोल मोमेंट उसमें है वो स्पिन वाला ही है। आप भी जानते हैं कि डायपोल मोमेंट उसके पास जो एक्स्ट्रा वाला है वो स्पिन वाला ही है, लेकिन अब हम बोलते नहीं किसी के सामने। क्यों? किसी के सामने बोलने पर हमको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। और सिंगल पार्टिकल स्पिन करता है, वी कांट प्रूव दिस। तो वैज्ञानिकों ने भी उसको बोलना बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि ये वाला डायपोल मोमेंट वाकई में स्पिन नहीं करता है, जबकि अंदर ही अंदर हम क्या जानते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा वाला डायपोल मोमेंट इसके अलावा मिलता है, वो पक्का किसकी वजह से होगा? वो स्पिन की वजह से ही है। लेकिन अब हम डरते हैं बोलने से। क्यों? क्योंकि अगर मैंने धोखे से भी कहा कि स्पिन करता है, तो सामने वाला इंसान बोल देगा कि तो फिर प्रूफ करो, और सिंगल पार्टिकल स्पिन करता है, हम प्रूफ कर नहीं पाएंगे। तो हमने बोलना ही बंद कर दिया। हमने क्या कह दिया कि ये जो एक्स्ट्रा डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का निजी गुण है। जैसे द्रव्यमान किसी भी पार्टिकल का कैसा गुण है? निजी गुण है। द्रव्यमान के लिए एक पार्टिकल में द्रव्यमान है या नहीं है, इसके लिए कुछ करना तो अलग से नहीं पड़ता ना, द्रव्यमान उसमें ऑलरेडी होता ही है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, या चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो भी उसका एक निजी गुण होता है, उसके लिए आपको कुछ करना तो नहीं पड़ता ना। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने यह बोला कि इलेक्ट्रॉन के पास एक एक्स्ट्रा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है, जो इसके अलावा उसके पास होता है, और ये वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस इलेक्ट्रॉन का एक निजी गुण है, और उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन का निज चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कौन सा नाम रखा गया उसका? इलेक्ट्रॉन का निज चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो अब आप समझते हैं वो जो इसके अलावा एक्स्ट्रा डायपोल मोमेंट है वो किसकी वजह से है? चक्रण की वजह से है या किसी और वजह से है? चक्रण की वजह से ही है। लेकिन अब हम किसी के सामने कोई भी क्या करेंगे, जब बाहर जाएंगे तो किसी से कहेंगे नहीं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, नहीं तो सामने वाला क्या पूछ लेगा हमसे? प्रूफ करो। और एक सिंगल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हम उसकी स्पिनिंग प्रूफ कर नहीं पाएंगे तो फिर हंसी उड़ेगी सबकी। ऐसी सिचुएशन पे हमने वो बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर हम भी जानते हैं, और अंदर ही अंदर वैज्ञानिक लोग भी जानते थे, आप भी जानते। लेकिन अब हम किसी के सामने बोलते नहीं है, बस क्योंकि डर लगता है वो बोल देगा यार प्रूफ कर दो इसको, प्रूफ हम कर नहीं पाएंगे। तो हमने नाम ही उसका रख दिया कि इलेक्ट्रॉन के पास इसके अलावा जितना भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपको मिलता है वो इलेक्ट्रॉन का खुद का एक निजी गुण है। अगर दुनिया में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन है तो उतना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपको मिलेगा ही। वो ऐसा घूमे ना घूमे, उतना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तो आपको मिलना ही मिलना है। निजी गुण ही है उसका। हमने उसका नाम भी रख दिया निज चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझ आ गई सबको? तो नोट कर लेते हैं इसको। हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के पास इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के अतिरिक्त, मतलब ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है जो उसके पास नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति की वजह से उसके पास है, अतिरिक्त भी एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है जो कि
इलेक्ट्रॉन का एक निजी गुण है, इसे इलेक्ट्रॉन का निज चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आज के बाद आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि आप भी कभी मत बोलिए कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन करता है, लेकिन याद रखें कि इलेक्ट्रॉन जहां कहीं भी है वो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास ये वाला एक्स्ट्रा वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा ही होगा। और अगर वो देखो इलेक्ट्रॉन है तो इंट्रिंसिक वाला तो उसके पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ही, और अगर वो ऐसा गोल घूमना शुरू कर दिया तो इतना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसके पास और हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होने के लिए उसका घूमना नहीं जरूरी है। अगर आपने हमको बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्कर नहीं लगा रहा है, चक्कर नहीं लगा रहा है, खड़ा है ना इलेक्ट्रॉन, तो भी उसके पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। कौन सा वाला? इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसके पास होता ही है। और आपने एक चीज देखी है कि इलेक्ट्रॉन हर मटेरियल के भीतर आपको मिलता है। दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं सबके भीतर आपको मिलता है। सब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने से एटम मिलते हैं, एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन मिलता है। और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए व ना लगाए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसके पास है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है तो एटम के पास है, एटम के पास है तो फिर मॉलिक्यूल्स के पास है, मॉलिक्यूल्स के पास है तो फिर मटेरियल के पास है, और अगर मटेरियल के पास है तो फिर पूरे दुनिया के पास है, पूरे यूनिवर्स के पास है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में मटेरियल जो दिखता है आपको। इसका मतलब है अब आपको ये पता लग रहा होगा कि मैग्नेटिज्म की जड़ कहां पर है, मैग्नेटिज्म का रूट कॉज कौन है। क्या मैग्नेटिज्म का रूट कॉज एटम है, मॉलिक्यूल है, मटेरियल है, ये दुनिया यूनिवर्स या इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है उसका रूट कॉज मैग्नेटिज्म का। तो हम लास्ट में बस एक लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर root cause of magnetism is electron। बस लास्ट में हम एक ही लाइन लिख सकते हैं, दैट रूट कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इज इलेक्ट्रॉन इन दिस वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में मैग्नेटिज्म की अगर कोई जड़ है, कोई रूट कॉज है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिज्म बाय इलेक्ट्रॉन।